नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हिंदी की पुस्तक मंजरी पाठ 9। प्रस्तुत यात्रा में वृतांत में लेखक ने मॉरिशस के सौंदर्य और यहाँ फैली भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता यानी कि कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई हैं तथा इसके एक पूर्व मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉरिशस वह देश है जिसमें भारत बसता है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई यानी कि जो आज का मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतः मन में ये लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पर है एक जगह नैरोबी। विमान से दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतः हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। यानी कि नैरोबी में पाए जाते हैं शेर। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक है, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी और पर्यटकों की गाड़ी उन पर दौड़ती हुई रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। यानी कि घूमते रहते थे। वहाँ चिड़ियाघर नहीं था जहाँ एक निश्चित स्थान पर हमें वो सिंह देखने को मिलते। वहाँ जो कुछ देखा हुआ है जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तो रहा ये कि सिंहों को ये जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ यानी कि बहुत छोटे व्यक्ति उनके लिए उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहाँ आधा घंटे ठहरे होंगे। इसी बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। यानी कि कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके पीछे एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा, यानी शिकार कर लिए। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। बेचरना भूल कर चौकन्ने उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो ये थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और हम लोग देर तक रुके। नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता। फिर ये भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब ये बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापाद नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। ओहो, ये बात होती है कि शेर जब शिकार करता है तो झुंड में अगर जानवर उनका नहीं करता है, उस जानवर का करता है जो अपने झुंड से बिछड़ जाए। इसीलिए सभी वो आराम से खड़े हुए थे। हो नैरोबी से मॉरिशस तक हमें BOSC के विमान में उड़े। ये विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर वह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। चूंकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल है। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी भाषा जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भोजपुरी किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बाज शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे बार बार।
हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामचरित मानस ने किया। ओहो, मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली, यानी कि वहाँ ईख की खेती होती है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख और एकमात्र उद्योग है। ईख यानी कि गन्ना। भारत में बैठे बैठे हम ये समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हमें अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा कर दिया। यानी कि जो मॉरिशस में यहाँ से लोग बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ की संस्कृति को छोड़ अपनी संस्कृति को जारी रखा। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, जहाँ बसो वही सुंदर देशा। ये ऐसी सफलता की बात है कि जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख गाँव में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया, किंतु अच्छा हो यदि हम भारतीयों में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाए जितना स्वच्छ भी मॉरिशस में दिखाई देते हैं। वाह, वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम उठा। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण कर कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं। वाह, छोटा सा हिंदुस्तान। तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते। ये सारे काम वे बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला ये मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्म के लोग काफी संख्या में आते। रामधारी सिंह दिनकर जो उस समय के सांसद भी रहे थे। तो ये थी उनकी मॉरिशस की यात्रा। नैरोबी से होते हुए मॉरिशस पहुंचे थे। नैरोबी में उन्होंने शेरों को देखा और मॉरिशस में जाकर उन्होंने वहाँ एक छोटा सा हिंदुस्तान देखा जहाँ पर परी तालाब, गाँव गाँव शिवालय, मन। वो रामधारी सिंह दिनकर और उनका कहना था कि भाई यहाँ भी उतनी स्वच्छता होनी चाहिए, घाटों को गंदा नहीं करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी सिमरिया जिले के मुंगेर बिहार में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में से दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशीलता और विचारों की गहराई आपके लेखन की विशेषता है। कविता के साथ साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त है। रेड़का, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी आपकी कविता की पुस्तकें। संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की और काव्य की भूमिका आपकी गद्य रचनाएं। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ। पाठ में आप शब्दार्थ वीडियो को पहुँच कर इनको भी लिख लेंगे। क्रिस्तान ईसाई धर्म मानने वाले क्रिस्तान होते हैं, ठीक है, तो आप इनको भी लिखेंगे। प्रश्नाभ्यास कुछ करने को इनको भी पढ़ेंगे वीडियो को पहुँच कर। महाद्वीप, प्रायद्वीप, लघुद्वीप, इनमें क्या अंतर है, ज्योग्राफी में, भूगोल में, सब पढ़ेंगे। आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। यात्रा वृतांत से यहाँ आप भरेंगे। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। कितने लोग प्रतिशत भारतीय मूल के हैं और क्या क्या मॉरिशस, बेना पत्र का कौन से ग्रंथ, रामचरित, तो रामचरित मानस। तो इस तरह आप भरेंगे और ये जो ग्रामर पोर्शन है उसको अलग से करेंगे। हिंदी की सभी भाषाओं में, चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है विश्व की सभी भाषाओं में, यानी कि चीनी सबसे ज़्यादा बोली जाती। भाई महाद्वीप है, बड़ा सा देश है चीन। रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी एशिया महाद्वीप में जो चीन, भारत विश्व का ही सबसे बड़ा देश है, तो हिंद चीनी बोली ही जाएगी। लेकिन चीनी से बचें, भारतीयता अपनाएं। और ये निःशुल्क बाल अनवार बाल शिक्षा अधिकार के बारे में भी पढ़ें, यानी कि 6 से 14 वर्षों को निःशुल्क अनवार शिक्षा के बारे में दिया गया। और चलिए फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। ईदगाह बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे। चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें।